मोहन नाम का एक गरीब आदमी था। वो अपनी बेटी रिंकी और पत्नी सुमित्रा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उठिए जी, सुबह हो गई है, काम पर नहीं जाना क्या? कैसा काम सुमित्रा? ये कहो कि मजदूरी नहीं करने जाना क्या? अरे इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे लोगों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है ये जिंदगी होती ही नहीं। हर रोज मुझे इतना अपमान सहना पड़ता है। आज फिर सुबह से ही शुरू हो गए। अरे अब भगवान ने हमें ऐसे दिन दिखाए हैं तो इसमें आपकी क्या गलती? कहाँ तो आपके पिताजी बड़े सेठ हुआ करते थे और मरते मरते उन्हें अपने ही भाई से धोखा मिला। और उस वक्त मैं शहर में पढ़ाई करने गया था। अगर मैं यहाँ होता तो चाचा जी कभी अपने इरादों में सफल नहीं हो पाते। अब इन बातों का क्या ही फायदा, जो हम इस बारे में बात भी करें। अब यही तो जीवन है और ऐसे ही जीना है। मगर सुमित्रा, हमारी बच्ची रिंकी भी तो अब बड़ी हो रही है। हम इतने गरीब हैं कि उसे स्कूल तक नहीं भेज सकते। ऊपर से दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। हम भेजें भी तो कैसे? हम तो कैसे भी जी लेंगे, पर उसका भविष्य तो बचाना ही पड़ेगा ना। मोहन की ये बात सुनकर सुमित्रा भी गंभीर हो गई और बोली, हाँ, मुझे भी ये चिंता सताती है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि हम ये सब ऐसे हालातों में कैसे पड़ गए। उसने तो जब से जन्म लिया है सिर्फ गरीबी ही देखी है। शायद अगर मैंने हिम्मत करके वापस शहर जाने का फैसला लिया होता तो आज हमारे हालात ऐसे न होते। शहर में मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाता, लेकिन अफसोस कि मैं गांव में ही रह गया। अब ये सब छोड़िए जी, जो बीत गया उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। चलिए उठिए, काम पर जाइए। यहाँ बैठे रहने से जो 2-4 पैसे आने हैं ना वो भी नहीं आएंगे। फिर क्या था, मन को समझा बुझाकर मोहन उठा और मजदूरी करने के लिए गांव के बड़े सेठ सुंदर के घर जा पहुंचा। अरे देखो तो कौन आया है, वो बड़े साहब आए हैं। अरे हटो हटो, रास्ता खाली करो। साहब शहर से पढ़कर आए हैं, इसलिए यहाँ मजदूरी करने भी आएंगे तो बहुत ठाठ से आएंगे, है ना? क्यों शर्मिंदा करते हैं सेठ जी? अबे नालायक, सब लोग कब के आ गए और तू अब आया है काम पर? कहीं का राजा है क्या तू? माफ करना सेठ जी, कल से ऐसा नहीं होगा। मैं वक्त पे काम पे आ जाया करूंगा। हाँ ठीक है, चल अब निकल यहाँ से अपना मनहूस मुंह लेकर, वरना मेरा सारा दिन खराब कर देगा। ये अपमान तो मोहन के लिए रोज का ही किस्सा था। वो जाकर चुपचाप सीमेंट की बोरियां बड़ी गाड़ी से उतरवाने लगा। क्यों भाई, इतनी सीमेंट और ईंट क्यों आई हैं आज? सेठ जी फिर से गांव में मंदिर बनवा रहे हैं क्या? नहीं भाई, इस बार तो सुना है स्कूल बनेगा। क्या, सच में? हाँ भाई, पर तुम इतने क्यों खुश हो रहे हो? अरे जब से मैं इस गांव में आया हूँ तब से दर दर भटक कर एक स्कूल ही तो ढूंढ रहा हूँ कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाए और मुझे जिल्लत भरी जिंदगी न जीनी पड़े। लेकिन यहाँ तो छोड़ो, आसपास के 10 गांव में कहीं स्कूल नहीं था और अब मेरे ही गांव में स्कूल बनेगा। इससे तो खुशी से मैं पागल ना हो जाऊं। मोहन बहुत खुश था। जैसे तैसे उसने सारा दिन काम किया और फिर खुशी में लगभग भागता हुआ अपने घर गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अरे अरे, क्या हो गया? ये अचानक से आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? आप काम से लौटकर मुस्कुरा रहे हैं। अरे तुम भी खबर सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगी सुमित्रा, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, तो फिर जल्दी बताइए ना, क्या बात है? सुमित्रा, गांव में स्कूल बनने जा रहा है। आज ही सुंदर सेठ ने बहुत सारा सामान मंगवाया है स्कूल बनवाने के लिए। ये खबर सुनकर सुमित्रा भी भावुक हो जाती है। क्या, सच में? हाँ हाँ, एकदम सच। अब हमारे दिन फिर जाएंगे सुमित्रा, मुझे उसी स्कूल में काम मिल जाएगा। मैं सम्मान से बच्चों को पढ़ाऊंगा और ये मजदूरी छोड़ दूंगा। आखिरकार मेरी इतनी पढ़ाई कब काम आएगी। और इतना ही नहीं, मैं पूरे दिल से गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि किसी को भी घर चलाने के लिए ऐसे काम न करना पड़े। अरे बस बस, और भावुक मत होइए। अब तो खुश होने का वक्त आ गया है। और हाँ, हम उसी स्कूल में अपनी रिंकी को भी भेजेंगे जहाँ उसके बाबा पढ़ाते होंगे। ये सुनकर रिंकी झटपट बोली, अरे वाह, मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ। अरे वाह, मैं इसी स्कूल में जाऊंगी। 5 साल की रिंकी को ऐसे खुशी से नाचता देख सुमित्रा और मोहन बहुत खुश हो जाते हैं। गांव में स्कूल बनने की खबर से पूरा गांव बहुत खुश था। अगले दिन मोहन सवेरे जल्दी ही काम पर चला जाता है। अरे ये क्या भाई, आज तो समय से पहले ही आ गया तू? हाँ सेठ जी, अब से मैं रोज समय से पहले ही आऊंगा। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? इतना पसंद तो नहीं था तुझे ये काम, फिर अचानक से ये सब कैसे? काम नहीं पसंद था सेठ जी, लेकिन अब तो स्कूल बनाने का काम चालू है ना, तो फिर अब तो मैं दोगुनी मेहनत करूंगा ताकि स्कूल एकदम समय से बन जाए।
अच्छा तो ये बात है, फिर तो मुझे माफ करना बेटा, तेरे सपने यहीं टूट जाएंगे, क्योंकि मैं बड़े बाबू लोगों से पैसा ले तो रहा हूँ स्कूल बनवाने के लिए, लेकिन बनवाऊंगा नहीं। सुंदर सेठ की ये बात सुनकर जैसे मोहन के दिल की धड़कन ही थम गई। घबराहट में मोहन ने पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अरे तो और क्या, यहाँ के लोग खेती बाड़ी मजदूरी करके खुश है ना, तो मैं उनसे उनकी खुशियाँ क्यों छीन लूं? अरे यहाँ किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, और आसपास के किसी गांव में स्कूल नहीं है। अगर जरूरत होती तो सब लोग बनवाते ना, मुझे तो अपनी जेब भरनी है बस। और रही बात उस सारी ईंट और सीमेंट की, तो वो तो मैंने शहरी बाबू को उल्लू बनाने के लिए मंगवाया है। ये गलत है, बहुत गलत है। शिक्षा पर सब बच्चों का हक है, आप उनका हक नहीं छीन सकते, और वो भी अपने लालच के लिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपका सारा सच सामने लेकर आऊंगा। मोहन की धमकी सुनकर सुंदर सेठ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। तेरी इतनी मजाल, मेरे घर में खड़ा है, इतने महीने से मेरा नमक खा रहा है और मुझे ही धमकी देता है। तेरी आज खैर नहीं। गुस्से में सुंदर मोहन को धक्के मार मार के अपने घर से बाहर निकाल देता है। अगर तू दोबारा यहाँ कहीं आसपास भटका ना, तो मैं तेरी टांगे तुड़वा दूंगा, और स्कूल तो मैं कभी नहीं बनने दूंगा। साथ ही साथ अब से तेरी मजदूरी भी मेरे यहाँ से बंद। अब मैं देखता हूँ कि तू कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा। बड़ा आया जनहित करने वाला। मोहन अब कहीं का नहीं रहा था। ले देकर जो 2-4 पैसे घर आ रहे थे, अब वो भी बंद। ऊपर से उसका सपना भी टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज घर कैसे वापस जाए। इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। मैंने खुद तो सपने बुने ही, लेकिन साथ साथ सुमित्रा और रिंकी को भी पता नहीं क्या क्या कह दिया। बेचारी रिंकी जब मुझसे स्कूल का पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? और सुमित्रा सुमित्रा से ये बात मैं कैसे कहूंगा कि मेरे पास जो काम था वो भी हाथ से चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं? तभी मोहन के सामने से गांव के कुछ छोटे बच्चे बातें करते हुए गुजरे। जब उनमें से एक बच्चा पिंटू मोहन को इतना परेशान देखता है तो बोलता है, अरे मोहन काका, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? हाँ काका, क्या हुआ? कुछ नहीं बच्चों, वो आज बहुत काम था ना, इसलिए थक गया। अच्छा, पता है काका, रिंकी ने हमें बताया कि आप गांव में स्कूल बनाने वाले हो और फिर वहाँ पढ़ाओगे भी। हाँ, फिर तो बहुत मजा आएगा स्कूल जाने में। मेरे बाबा भी कह रहे थे कि वो मुझे स्कूल भेजेंगे और मुझे बड़ा अफसर बनाएंगे। क्या सच? तुम्हारे बाबा ने ऐसा कहा? हाँ हाँ, ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं मैं एक बड़ा अफसर बनूं, पढ़ूं लिखूं, खूब नाम कमाऊं। और मेरी अम्मा ने भी कहा कि स्कूल खुलेगा तो वो मुझे जरूर भेजेगी, ताकि मुझे बड़े होकर उनकी तरह खेतों में न काम करना पड़े। दोनों बच्चों की ये बातें सुनकर मोहन कुछ सोच में पड़ गया। मुझे तो लगता था कि गांव में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता, मगर लगता है ऐसा है नहीं। क्या हुआ काका, आप क्या सोचने लगे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा सुनो बच्चों, तुम सब घर जाओ, देर हो रही है, और चिंता मत करना, गांव में स्कूल जल्दी ही बनेगा। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। और कुछ देर वहीं बैठने के बाद मोहन भी उठता है। कुछ भी क्यों ना हो, घर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। चलकर सुमित्रा और रिंकी को सब कुछ सच सच बताता हूँ, और फिर देखता हूँ कि आगे क्या करना है। यही सोचकर मोहन घर पहुंचा, मगर मोहन का चेहरा देखते ही सुमित्रा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ जी, आप परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सुमित्रा। सुमित्रा, तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। अब बताइए क्या बात है? चेहरे पर चिंता है पर आप फिर भी हंस रहे हैं, मतलब मामला बहुत गंभीर है। सुमित्रा, असल में सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है, और वो गांव में स्कूल भी नहीं बनवाने वाला। सरकार ने गांव में स्कूल बनवाने के लिए जो पैसा दिया है उसे सेठ खुद रखेगा, और शहर के बाबू को बेवकूफ बनाने के लिए सेठ ने सब सामान मंगवाया था। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, मैंने भी यही कहा, और इसलिए उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है हम पर। स्कूल के सपने तो छोड़ो, अब रोटी की भी आफत आ जाएगी। सबसे पहले तो मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा सुमित्रा। मैं कल से ही ढूंढना शुरू करूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा। हाँ जी, और हमें इस स्कूल के बारे में भूल जाना चाहिए। आप सेठ की शिकायत करने का मत सोचना, क्योंकि वो बहुत ताकतवर आदमी है। पता नहीं सुमित्रा, इस बारे में तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा।
क्योंकि सेठ का मानना है कि गांव वाले अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। लेकिन मैंने देखा है कि ये सच नहीं है। गांव में कुछ लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अरे मगर इस सब में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इसी सब के चक्कर में ना आपका काम गया है। अब इस बारे में कुछ और मत सोचिए। ठीक है सुमित्रा। हालात को देखते हुए अगले दिन मोहन दूसरा काम ढूंढने में लग जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद उसे एक खेत में काम करने को मिलता है। सुनो मोहन भाई, तुम्हें यहाँ मन लगाकर खेती करनी होगी और इसके बदले में तुम्हें सिर्फ थोड़े से ही पैसे मैं दे पाऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है ना सेठ जी। आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से काम करूंगा। उसी दिन से मोहन खेतों में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन वो चाहकर भी स्कूल की बात नहीं भूल पा रहा था। एक दिन काम करते करते उसे प्यास लगी। बड़ी प्यास लग रही है। इतनी गर्मी में मेरा घर से लाया सारा पानी खत्म हो गया। अब क्या करूं? अरे मोहन भाई, क्या हुआ? काम क्यों रोक दिया? बहुत प्यास लगी है भाई, तुम्हारे पास पानी है क्या? नहीं, मेरा मटका भी खाली हो गया है। अच्छा एक काम करो, यहीं पास में एक कुआं लगा है, वहां जाओ और मटके में पानी भर के ले आओ। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ मैं, तब तक तुम काम जारी रखो। कुछ दूरी पर एक कुआं था और कुएं के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी भी खेतों के मालिक की ही थी। पानी पीकर कुछ आराम पड़ा। तभी मोहन को झोपड़ी में से बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी और वो वहां जाकर देखता है झोपड़ी में मालिक के दोनों बच्चे चिंटू और बन्नू खेल रहे थे। चिंटू टीचर बन गया था और बन्नू को पढ़ा रहा था। अरे बच्चों, तुम क्या खेल रहे हो? काका, हम टीचर टीचर खेल रहे हैं। क्या? किसने सिखाया तुम्हें ये खेल? मेरे दूर के मामा हैं टीचर, शहर से आते हैं हमें पढ़ाने, उन्हीं से सीखा मैंने ये खेल। अरे वाह बच्चों, तुमने तो मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया है। खुश होकर मोहन वापस काम पर जाता है और शाम को जल्दी से काम खत्म करके अपने घर जाता है। सुमित्रा, कहाँ हो सुमित्रा? इधर आओ, सुनो मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। क्या? अब क्या तरकीब है जी? मैं खुद का स्कूल खोलूंगा। ओफो, मैंने कहा था ना अब इस बारे में कुछ मत सोचना। देखिए, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं और हमारे पास इतना पैसा कहाँ है और जगह भी तो नहीं है। हम कैसे स्कूल खोल सकते हैं? सुमित्रा, मैं यही झोपड़ी में स्कूल खोलूंगा और सब बच्चों के माँ बाप से कहूंगा कि वो अपने बच्चों को भेजे। मुझे पूरा यकीन है कि लोग मेरी बात मान जाएंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि लोग अपने बच्चों को झोपड़ी में पढ़ने के लिए भेजेंगे। हम एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और एक बार अगर ज्यादा बच्चे पढ़ने आ गए तो मैं शहर जाऊंगा और वहां जिन लोगों ने गांव में स्कूल खोलने के लिए पैसा भेजा था उनसे बात करूंगा। जब उन्हें मेरी मेहनत दिखेगी तो वो सेठ की जगह मुझे पैसे जरूर देंगे स्कूल खोलने के लिए। इस तरह सेठ को भी सजा मिल जाएगी। मगर क्या ऐसा करना ठीक होगा? कहीं सेठ को इसकी भनक लग गई तो फिर हमारा गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे वो सब देखा जाएगा सुमित्रा, मगर अभी अपनी इस झोपड़ी को हमें स्कूल में बदलना है। इसके लिए हमें सारा बेकार का सामान फेंकना होगा और एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड चाहिए होगा। बस, बाकी विद्या तो मेरे दिमाग में है ही। ठीक है जी, लेकिन याद रहे, इससे हमारे परिवार को कोई खतरा हुआ तो आपको रुकना होगा। और रही बात झोपड़ी की, तो उसको तो स्कूल मैं ही बना दूंगी। आप बस बच्चों के माता पिता से जाकर बात कीजिए। ठीक है सुमित्रा, मैं कल ही सबसे बात करूंगा और बच्चे लेकर आऊंगा। और तुम्हारा धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। अगले दिन मोहन सबसे पहले अपने खेत के मालिक के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ मोहन, कहो। मैं गांव में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मगर अभी मेरे पास सिर्फ अपनी झोपड़ी है। मैं वहीं पर स्कूल खोल रहा हूँ, तो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? ये सुनकर मालिक कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ मोहन, मगर गांव में स्कूल नहीं है। अगर तुम्हें अपने इस फैसले पर इतना यकीन है तो मैं अपने बच्चों को तुम्हारे झोपड़ी के स्कूल में जरूर भेजूंगा। अब बस जरा संभाल कर काम करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आप कल ही सुबह बच्चों को मेरी झोपड़ी में भेज देना। और हाँ, खेतों में काम मैं दोपहर 12 बजे के बाद कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है मोहन, तुम इतना नेक काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तो इतना मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पूरे दिन के पैसे दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। इसके बाद मोहन पिंटू और कुछ और बच्चों के घर जाता है और सबके माता पिता को मना लेता है। अगले दिन सुबह सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि सुमित्रा ने झोपड़ी की अच्छे से सफाई कर दी थी। देखिए जी, मैंने सब साफ कर दिया और ये आपके पिताजी का ब्लैक बोर्ड जिस पर वो आपको बचपन में पढ़ाया करते थे। इसे देखकर तो मुझे पिताजी की याद आ गई सुमित्रा।
अच्छा, अभी सब बच्चे आते ही होंगे, तुम उनके लिए जमीन पर चादर बिछा दो। हाँ जी, अभी बिछाती हूँ। मोहन और सुमित्रा ने मिलकर अपनी झोपड़ी में एक स्कूल तैयार कर दिया। गांव के कई सारे बच्चे कुछ ही देर में उसके पास पढ़ने भी आ गए। पिताजी, सब बच्चे आ गए हैं, अब आप हमें साथ में पढ़ाइए। काका, आपने तो जो कहा वो कर दिखाया। चलो बच्चों, बैठ जाओ और अपनी अपनी कॉपी निकाल लो। हम सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। देखते ही देखते मोहन के झोपड़ी वाले स्कूल में बच्चों की भीड़ लगने लगी। सारे गांव में एक खबर फैल गई। खेत के मालिक रंजन ने भी मोहन को खेतों में आने से मना कर दिया और उसे फिर भी पैसे देता रहा ताकि वो सब बच्चों को पढ़ा सके। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सुमित्रा, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। मैं अब मजदूर नहीं रहा और गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। और तुम्हारे इस नेक काम में हम तुम्हारा सम्मान करने आए हैं। अचानक से अपने पीछे सरकारी बाबू को खड़ा देख मोहन और सुमित्रा दोनों चौंक गए। आप कौन? मैं शहर से आया हूँ। सुंदर सेठ ने स्कूल बनाने के नाम पर अपनी जेब भरी और हमें मूर्ख बनाया, लेकिन हमें गांव में आते ही तुम्हारे झोपड़ी के स्कूल के बारे में पता चला, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। सरकार की तरफ से तुम्हें अपना स्कूल चलाने के लिए पूरी मदद की जाएगी। क्या क्या सच में साहब? हाँ हाँ, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो और हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। देखा जी, आपकी मेहनत रंग लाई। आपने सिर्फ अपनी बेटी का ही नहीं, पूरे गांव के बच्चों का भविष्य सुधार दिया। मोहन और सुमित्रा बहुत खुश होते हैं और सरकारी मदद मिलने के बाद वो अपना स्कूल और भी अच्छे से चलाते हैं।